मुझे एक चीज़ मेरे भैया बताते हैं कि माहौल बाहर नहीं बनता, माहौल आपके अंदर आपको बनाना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल कितना बड़ा है। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि देयर आर सो मेनी हीरोज़ बिहाइंड योर सक्सेस। तो वो वाली चीज़ बहुत मैटर करती है। मेरे लिए भी घर आने का सबसे बड़ा रीज़न मतलब थी कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा, बट वो बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए भी। और उसके फ़ायदे मुझे ये हुए कि एक बाहर रहने पर आपको क्या होता है, जब आप अपने होम टाउन आ जाते हैं, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप थोड़ा वहाँ, जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन वगैरह बहुत मुझे अफ़ेक्ट कर रहा था। इसके अलावा जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अपने घर पे मिल रही थी, जैसे कि आप अपने से खाना बनाकर खा सकता था, या ये सारी चीज़ें थी, दिल्ली में नहीं कर पाता था मैं। तो बेसिकली अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद जो चीज़ें बची मेरे लिए, वो फिर मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मतलब बस पढ़ना ही था, फिर कुछ करना था नहीं मेरे पास। इंडिया में बैंक पीओ की अगर एग्जाम्स की बात करें तो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ आई थिंक हर बैंकिंग एस्पिरेंट की टॉप लिस्ट में रहता है। आज हम जिस टॉपर से मिलने वाले हैं, उन्होंने ये दोनों ही एग्जाम्स को अटेम्प्ट भी किया है और उसमें सक्सेस भी मिला है उन्हें। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ है उनके लाइफ में एंड और भी एग्जाम्स है जिसकी अटेम्प्ट उन्होंने दिया था एंड उसके रिलेटेड भी कुछ स्टोरी है, तो वो आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो मिलते हैं आज के टॉपर से, जो है तो पहले बनारस से, फिर वो गए दिल्ली एंड बैक टू बनारस। Everyone, let's welcome SBI PO and IBPS PO topper Anand Prakash Pandey. Hi Anand, welcome to the show. थैंक यू मैम। So Anand, पहले तो बधाइयाँ। आई थिंक हर बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट के लिए ये दोनों ही एग्जाम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट रहते हैं। हर कोई एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहता है, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे होते हो, राइट? मैनेजर ही है। परफेक्ट। तो चलिए आप थोड़ा सा आनंद हमें थोड़ा इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि पहले तो बताइए कि आपकी ये जो बनारस टू दिल्ली ये जो जर्नी थी, थोड़ा वो समझाइए। आप कहाँ से आते हो, थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड के बारे में, एंड थोड़ा इस एग्ज़ाम के आने तक क्या रहा है आपका सफ़र। थैंक यू मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस। मैम, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम आनंद प्रकाश पांडे है और मैं रहने वाला, मेरा जो ज़िला है वो बलिया है। मैं जनकपुर मेरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी की जो सर्विस है वो बनारस और मतलब ईस्टर्न यूपी में ही रही, तो हम वहीं रहे बचपन से ही, वहीं स्कूलिंग वगैरह सब कुछ वहीं से हुआ। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीटेक के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली से। तो वहाँ इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद फिर इनिशियली मेरा यही था कि इंजीनियरिंग तो कर ली, बट खुद को टेस्ट करना है कि एक्चुअल में कुछ आता भी है या ऐसे ही इंजीनियरिंग कर ली। तो फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया एक बार और उसमें मैं क्वालिफाई हुआ, बट मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई जिससे मुझे कोई पीएसयू वगैरह कुछ मिल सके। तो फिर उसके बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में, मतलब उससे पहले से ही मेरा डिफेंस के प्रति बहुत रुझान था, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं इंडियन एयरफोर्स से, तो उनसे मतलब बाद में उनसे मिला जब मैं, तो फिर मैं एफकेट का पेपर देता था। मैंने एफकेट प्लस ईकेटी में देता था। ईकेटी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है जिसमें आप टेक्निकल एंट्री के थ्रू आप एयरफोर्स में जाते हैं एज अ फ्लाइंग। आई थिंक इसके पहले मैंने एफकैट के बारे में तो मुझे पता था, पर ये ऑब्वियसली आई डिडंट नो अबाउट दिस पार्ट। जी मैम, तो ये इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है, एक ये पेपर होता है, साथ में एफकेट होता था, जिसमें कि अब आप दोनों में जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको एसएसबी के लिए कॉल आती है। फिर मैंने मतलब 5 बार एसएसबी दी मैंने, 4 बार मैं कॉन्फ्रेंस तक भी पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं जाना था, नहीं हो पाया। बट वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे। और फाइनली फिर उसके बाद मैं इंडिया मतलब वो करने उसके बाद मैं फिर दिल्ली में ही था, मतलब उस समय तो दिल्ली में ही था। उसके बाद जब कोविड आ गया, फिर वो 4.5 महीना मैं किसी पर्पज़ से जैसलमेर गया हुआ था और वो 4-4.5 महीना मैं वहाँ रह गया। तो उस टाइम ऐसी चीज़ें चल रही थी अपने देश में भी और मेरे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था ऐसा
कि 3 साल से गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, एफकेट में जा रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा कुछ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब थोड़ा नॉन टेक की तरफ मुझे मूव करना चाहिए। बट मेरे लिए नॉन टेक बहुत अलग था, मतलब मुझे नॉन टेक का ये नहीं पता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा नॉन टेक में क्या डाइवर्सिफिकेशन होती है। तो फिर मैं मतलब वहाँ से फिर मैं दिल्ली से एक दूसरी जगह, मुखर्जी नगर एक जगह है, वहाँ मैं शिफ्ट हुआ। तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त, मेरा एक पुराना दोस्त भी था और बाकी नए लड़के जो मिले उसमें कुछ एसएससी की प्रिपरेशन करते थे, कुछ बैंकिंग की करते थे। तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ कि अच्छा बैंकिंग ये होता है, एसएससी ऐसे करते हैं, और यूपीएससी के भी एस्पिरेंट्स कई थे वहाँ। तो मैम मैं वही फिर मुखर्जी नगर में आया। तो मुखर्जी नगर आने के बाद मुझे जो नए दोस्त मेरे बने और एक पुराना दोस्त भी था, तो उनसे मुझे एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे यही था कि जब नॉन टेक में सारे एग्ज़ाम्स हैं तो तुम एसएससी और तुम बैंकिंग के अलग अलग क्यों करते हो, क्योंकि मुझे डिफरेंस नहीं पता था। तो मैंने सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया उस टाइम। तो उस साल मैंने आईबी का एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं क्लियर कर पाया। फिर उसके बाद मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी उस बार कट ऑफ शायद जो भी गई बट मेरा नहीं हो पाया। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई बार हुआ कि कुछ प्रीलिम्स मैं क्लियर कर लेता था बट नहीं हो पाता था। तो मुझे उस समय ये कि यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, तो मैंने जोश जोश में वो भी भर दिया। उसका रिटन निकल गया मेरा, बट फिज़िकल में कुछ ऐसी बातें हुई जिस वजह से मुझे उसमें नहीं जाना था। फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे फिर बनारस वापस आना पड़ा, और एक्चुअली वो मेरा अपना डिसीज़न भी था। तो फिर मैं बनारस आ गया और यहाँ पर फिर मैं अभी लास्ट ईयर अगस्त से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी। तो आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन मतलब घर से की है? जी जी मैम। परफेक्ट। तो आई थिंक ये इतने सारे एग्जाम्स के बारे में जब आप मुझे बता रहे थे, ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम में कोई किसी को सक्सेस मिलती है, कोई सक्सेस से बस थोड़े से पीछे रह जाते हैं, बट फिर भी आई थिंक एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी जब आप मुझे ये सब बता रहे थे इज़ दैट नॉट नेवर गिविंग अप एटीट्यूड जो आपकी है। क्योंकि आपने एक एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम, बहुत लोग होते हैं कि एक एग्ज़ाम देकर ही अगर उन्हें उसमें निराशा मिली तो वो उसके बाद सोचते हैं कि नहीं अब हो गया, ये शायद मेरे लिए था ही नहीं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो उसको सोचने में ही इतना टाइम लगा देते हैं। बट आई रियली लाइक इट, आपने जैसे कहा कि आपने कंटिन्यूसली पहले टेक फिर नॉन टेक, हर एग्ज़ाम की आपने कोशिश की, आपने उसको समझने की कोशिश की, एंड फिर फाइनली बैंकिंग सेक्टर में आपको ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है SBI PO, बहुत लोग इसकी लिए तैयारी करते हैं, बहुत लोग इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हैं, एंड फाइनली यू अचीव दैट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट अगर आप सब जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कि हमेशा ये याद रखना इम्पॉर्टेंट रहता है कि दरवाज़ा हमेशा कोई ना कोई रहता है जो खुला रहता है आपके लिए, आपको बस उस दरवाजे तक पहुंचना होता है, राइट? सारे दरवाजे बंद नहीं होते। तो अब आप बताइए, अब आप घर पहुंच गए। एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे बैंकिंग टॉपर्स से जब मैंने बात किया है, बहुत लोगों ने कहा है कि उनको घर पे लौट आकर फिर वहाँ से तैयारी करने में काफ़ी सारी बेनिफिट्स हुए थे। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि घर पे आके घर से तैयारी करने के लिए आपको क्या लगा, कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो शायद फ़ायदेमंद होती है या थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं अगर आप घर से तैयारी कर रहे हो? मैम मुझे एक चीज़ मेरे भैया बताते हैं कि माहौल बाहर नहीं बनता, माहौल आपके अंदर आपको बनाना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल कितना बड़ा है। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि देयर आर सो मेनी हीरोज़ बिहाइंड योर सक्सेस, तो वो वाली चीज़ बहुत मैटर करती है। मेरे लिए भी घर आने का सबसे बड़ा रीज़न, मतलब थी कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा, बट वो बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए भी। और उसके फ़ायदे मुझे ये हुए कि एक बाहर रहने पर आपको क्या होता है, जब आप अपने होम टाउन आ जाते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप थोड़ा वहाँ, जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन वगैरह बहुत मुझे अफेक्ट कर रहा था। इसके अलावा जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अपने घर पे मिल रही थी, जैसे कि आप अपने से खाना बनाकर खा सकता था, या ये सारी चीज़ें थी दिल्ली में नहीं कर पाता था मैं। तो बेसिकली अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद जो चीज़ें बची मेरे लिए, वो फिर मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब बस पढ़ना ही था, फिर कुछ करना था नहीं मेरे पास। तो बस फिर पढ़ाई करता था, मॉक टेस्ट वगैरह देता था और
फिर चीज़ें तो मतलब ऐसी इस पे रही। आप भी अग्री करोगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दिल्ली या कोई दूसरे शहर में जाके मुखर्जी नगर में बैठ के ही तैयारी करे तो ये सब एग्जाम्स निकल पाते हैं, घर से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरा मानना ये है कि देखिए आजकल क्या है कि नेट सबके पास है और आप उसका कितना यूज़ मिसयूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि मेरे लिए भी वो डिसीज़न आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ आसान इसलिए बनी क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे जब नेट से ही पढ़ाई करनी है तो फिर मैं दिल्ली पढूं या बनारस पढूं, मेरे लिए वो सेम ही रहता। तो इसलिए मैं फिर ये सोचने लगा कि अगर आप स्पेसिफिक अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे और अगर आपका माहौल ठीक है, नहीं है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको सफल होना ही है तो फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस निकल कर आते हैं और अगर नहीं चाहिए तो फिर एक्सक्यूजेस भी आपके पास बहुत निकल कर आते हैं। दोनों Great. चीज़ें मैटर करती हैं। ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक आपके भैया ने ही बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि माहौल अपने अंदर बनाना पड़ता है। तो एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप साथ में इकट्ठा तैयारी कर रहे हो देन आपको वो मोटिवेशन भी रहती है। जैसे आपने कहा कि मुखर्जी नगर में जब आप थे आपके पास 3-4 दोस्त थे जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि एक ग्रुप स्टडी में जब हम तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी में तैयारी करते हैं, इसका भी कंपैरिजन आपके हिसाब से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहा है और कौन सा आपके लिए यूज़फुल रहा था? एंड अगर थोड़ा सा आप बता सको सेल्फ स्टडी में आपको क्या लगा ज़्यादा फ़ायदा आता है या ग्रुप स्टडी में? एंड ग्रुप स्टडी में भी अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ें देखी जो एक्चुअली बेनिफिट करती है, थोड़ा अगर आप सारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सको। मेरा मानना ये है कि अगर आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके फ्रेंड्स के ऊपर कि आपका गोल क्या है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि जैसे सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग होते हैं कि अकेले रहकर वो ज़्यादा एफिशिएंट पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ लोगों का होता है ग्रुप डिस्कशन से वो ज़्यादा निखर कर बाहर आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ये आपको पहचाननी है कि आप किस चीज़ में आप ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं दोनों में अपने आप को कंफर्टेबल पाता हूँ। वो स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको आपको मेरे हिसाब से आपको शुरुआत अकेले ही करनी चाहिए। हाँ, जब आपके पास उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हो गई है तो फिर आप डिस्कशन करिए और वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। अगर मैं भी नहीं जानता, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जानते, फिर जो डिस्कशन होगा वो बात फिर कहीं से कहीं चली जाती है। और अगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो फिर हम केवल उसी टॉपिक्स पर बात करेंगे जो एक्चुअल में कन्फ्यूजिंग है। तो वो बहुत मैटर करता है कि वो आप किस टाइम पर आप ग्रुप स्टडी या सेल्फ स्टडी उठाते हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने रेस किया, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से अगर आप शुरुआत करते हो तो वो बेटर रहता है आपके लिए, बिकॉज एट दैट टाइम आपको भी थोड़े से बेसिक समझ में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप एक ग्रुप स्टडी में भी कंटिन्यू करते हो तो हर कोई उस ग्रुप में कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। एंड अगर आप सभी कंफ्यूज्ड है स्टार्टिंग में या थोड़ी सी नॉलेज सबके पास ही नहीं है तो यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के स्टार्ट करके देन यू मिक्स इट विद ग्रुप स्टडी, अगेन गो बैक टू सेल्फ स्टडी। आई थिंक वो एक बेटर कॉम्बिनेशन रहता है। बिल्कुल। चलिए ग्रेट। तो अब थोड़ा सा समझते हैं आपकी एग्जाम के बारे में। ऑब्वियसली आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, कोई एग्जाम छूट तो नहीं गया? कोई और एग्जाम्स भी दिया था आपने? हाँ मैम, मैंने जैसे बैंकिंग के तो जो 6 एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी के दोनों पीओ क्लर्क, आईबीपीएस के पीओ क्लर्क, एसबीआई का पीओ क्लर्क, और बाकी मैंने नाबार्ड का दिया था और एफसीआई का दिया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। इसमें 2 पेपर्स हुए थे, एक असिस्टेंट ग्रेड 3 का हुआ था और एक मैनेजर का हुआ था जी। तो मेरे टोटल मतलब मैंने लास्ट ईयर 11 प्रीलिम्स दिए थे, जिसमें से मेरे 9 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे। और फाइनली फाइनल जो इंटरव्यू के बाद का जो आउटकम है जी, उसमें मेरा सबसे पहले 1 अप्रैल को आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ था, उसमें इंडियन बैंक अलॉट हुआ था। और उसके बाद फिर 18 तारीख को इंटरव्यू था, 20 को इंटरव्यू था मेरा एफसीआई मैनेजर का। तो 18 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था एसबीआई पीओ का, वो क्लियर हुआ। और फिर उसी रात मुझे निकलना था गुवाहाटी, मुझे एफसीआई का इंटरव्यू देना था जी। तो फिर एफसीआई मैनेजर का भी फाइनल रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहा, तो वो नॉर्थ ईस्ट जोन में मुझे अलॉट हुआ था। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो 3 जब आपके साथ पास आ चुके थे, सक्सेस मिल चुकी थी तीनों एग्जाम्स में, फिर वो जो सिलेक्शन है, तीनों ही बहुत अच्छे पोजीशंस पे है, तो वो सिलेक्शन आपने कैसे किया और क्यों? मैम, ये मेरे लिए बहुत टफ क्वेश्चन है एक्चुअल में। आईबीपीएस और एसबीआई में तो चूज़ करना मेरे लिए बहुत ईजी था।
ऑब्वियसली एसबीआई काफ़ी बड़ा बैंक है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर यूनिट में। तो एसबीआई और एफसीआई में जब चूज़ करना था तो मेरे लिए वो एक्चुअल में बहुत बड़ा टारगेट था कि क्योंकि नेक्स्ट 32-35 ईयर्स आपको उसी इंस्टीट्यूशन में बिताने हैं। तो फिर वही मैं कुछ लोगों से मिला, कुछ एफसीआई में कुछ लोगों से मिला, एसबीआई में कुछ लोगों से मिला, अपने हिसाब से प्रोस कॉन्स जाने उसके। तो थोड़ा अगर आप ये प्रोज एंड कॉन्स बता भी सको, बिकॉज बहुत सारे दूसरे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं एंड मे बी उनका भी ऐसा हो कि वो सारे एग्जाम्स उनके भी क्लियर हो जाए, फिर वो भी सोचने लगे कि इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो इफ़ यू नो थोड़े से अगर आप मे बी 3 पॉइंट्स प्रोज एंड कॉन्स दोनों के लिए अगर आप दे सको, एंड देन यू कैन से इसके वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया। मैम एसबीआई के प्रोस तो बड़े सारे हैं। पहला तो मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो है ही। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग भी मतलब ऑल ओवर इंडिया इसकी भी है, एफसीआई की भी है। मेरे साथ एक पर्सनल रीज़न एक ये भी था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जोन अलॉट हुआ था, और नॉर्थ ईस्ट जोन में भी अब वो मुझे कहाँ मिलता, मेरे घर से बहुत दूर रहता। हालांकि अभी भी जो मिला है वो दूरी है। अभी किधर मिला है आपको? अभी मैं जगदलपुर में ठाकुर रोड ब्रांच में पोस्टेड हूँ। ओके। तो अभी भी दूरी है, बट वो कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाता। और दूसरी प्रॉब्लम मैम उसमें सबसे बड़ा कॉन्स मेरे लिए ये था कि उसमें जो इंटर स्टेट जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं ना, जब आप जोन चेंज कराते हैं, तो उसमें आप पूरी अपनी सीनियरिटी लूज़ कर जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था कि अगर मैं एफसीआई में जाता तो मैं अगले 30-35 साल फिर वह नॉर्थ ईस्ट में ही रहता। तो हालांकि मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंद है, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक पसंद होना और काम करना वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पसंद करने के लिए हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, तो आई थिंक जैसे कि आपने बताया दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे पोजीशंस है, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको पता है कि आगे जाके आपको स्टेट इंटर स्टेट चेंज करना चाहोगे आप, या अगर आपको पता है कि आपका होम स्टेट बहुत ही दूर है, सो सम टाइम इन लाइफ यू विल वांट टू गो बैक होम टू योर होम स्टेट। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो अभी हमें बताया गया, विच इज़ दैट यू लूज़ दैट सीनियरिटी। तो जितना भी आपने ऑलरेडी एक जगह पे आप बिल्डअप कर चुके हो, उसके बाद फिर फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। सो कूल, सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट आप लोगों के लिए भी। तो चलिए थोड़ा सा अब क्योंकि एसबीआई पीओ एग्जाम्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो अभी वापस से एक बार एसबीआई पीओ पे ही जाते हैं। आपने कहा आपने अगस्त से तैयारी शुरू की थी, राइट? करेक्ट। तो चलिए अब थोड़ा सा अगर आप हमें बता सको, अगस्त से क्या था आपका टाइमलाइन, टाइम टेबल प्रीलिम्स की तैयारी के लिए? प्रीलिम्स कब हुआ था? प्रीलिम्स मैम मेरा 20 दिसंबर को था। दिसंबर। तो अगस्त से दिसंबर कुछ 3-4 महीने थे आपके पास, राइट? तो ये 3-4 महीने का अगर सफ़र आप हमें बता सको, कितने घंटे आप पढ़ रहे थे? और आपने प्रीलिम्स के मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, करेक्ट? 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसको आपने कैसे डिवाइड किया, इसकी तैयारी आपने कैसे की? थोड़े से रिसोर्सेज अगर आप बता सको, एंड एनी स्ट्रैटेजी या टेक्निक अगर आप शेयर करना चाहो। मैम मेरे लिए थोड़ा एक कहिए अपर हैंड इसलिए भी था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने बीटेक करी है और साइंस बैकग्राउंड रहा, तो ये था कि मैथमेटिक्स ठीक ठाक थी मेरी, और रीजनिंग भी ठीक ठाक थी। तो और इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई चीज़ बेसिक से शुरू करनी है। मेरा ये मानना है कि जब भी आपको अगर कोई एग्ज़ाम देना होता है, तो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट समझिए कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे एसबीआई पीओ जैसा एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर आपको 20 मिनट में 35 मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या 20 मिनट में 35 रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इसका मतलब और कट ऑफ भी उसकी अच्छी जाती है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये तो मतलब वेल नोन फैक्ट है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक आपके अच्छे होने चाहिए, बट स्टिल बेसिक में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वो उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक अगर है, कुछ इजीली एक्सेसिबल अगर कोई चीज़ है, तो वो आप जितनी जल्दी गेन कर सके वो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, जैसे प्लस करना, जैसे कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो 2 डिजिट 3 डिजिट तक का, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी जितनी ज़्यादा स्मूथ रहेंगी आपके दिमाग में, वो उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिवली आपके तो पेपर पे करके रख लेना चाहिए। एग्जैक्टली। मेमोराइज से ज़्यादा मैं कहूँगा कि उसकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो याद नहीं आता, लेकिन आपको ऑप्शन देखकर लगता है कि ये तो यही होने वाला है, क्योंकि उतना रिगरस आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मेरा टाइम टेबल में मैं ऐसा ही रहता था कि मैं मॉक टेस्ट पर ही ज़्यादा भरोसा रखता था, क्योंकि मॉक टेस्ट में मुझे ऐसा लगता था कि आप मतलब मजबूरी है आपकी कि आपको 1 घंटे में
आपको 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर मैं ऐसे आपको कोई बुक दे दूं और कहूं कि आप करिए, तो फिर आदमी उसमें बीच में स्लो डाउन हो सकता है। बट स्क्रीन पर जब टाइमर चलता रहता है तो आपको पता है कि नहीं, मुझे टारगेट करना है, तो फिर वो अटैम्प्ट ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक मेरा यही था कि मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें अपनी कमियों को देखिए। एनालिसिस सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट का। आप ये नहीं केवल मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, आप एनालिसिस करिए उसका, और उसमें उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो कि आपकी कमियां हैं, आप उनको बस रेक्टिफाई करिए। तो कितनी मॉक टेस्ट देते होगे आप, मतलब प्रीलिम्स के पहले आपने कितनी दिए थे और कितने ऑफन देते थे? एनालिसिस जो आप बता रहे हो उसका भी अगर आप हमें बता सकोगे कि कितने ऑफन आप एनालाइज करते थे, हर पेपर के बाद या हफ्ते में एक बार, कैसे करते थे? नहीं मैम, एनालिसिस तो आप तुरंत बात करिए। आप एग्ज़ाम दिए, आपका 1 घंटे का पेपर है, आप 2 घंटे मानकर चलिए कि एक प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट देना है मुझे 2 घंटे बैठकर। 1 घंटे आप पेपर देते हैं और 1 घंटे आप उसको एनालाइज करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि बिना एनालिसिस का फिर वो मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहा। फ्रीक्वेंसी की बात है तो मैक्सिमम मेरा 2 से 3 से ज़्यादा कभी नहीं देता था मैं, और वो भी 3 तब होते थे जब मैं दिन में कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं केवल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और उसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो 3 आप बोल रहे हो, 2 या 3 एक दिन में, तो हाँ। मतलब हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट दे देते थे आप? 20-22 हो जाते थे। तो प्रीलिम्स के पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए इन टोटल? प्रीलिम से पहले तो मैम मैंने उसके टेक्स्ट बुक के लिए थे जी। तो लगभग मेरा 100 के करीब हो गए थे मॉक टेस्ट। ओके। तो वो मैम मैं ऐसा ही करता था कि जैसे IBPS PO SBI PO प्रीलिम्स तो एक ही तरह का होना है जी। तो फिर आप उसको देते रहिए, वो दोनों की प्रैक्टिस साथ में ही हो रही है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगता था कि आप एक बार दे रहे हो, दोनों की प्रैक्टिस साथ में चल रही, पैटर्न एक ही है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल आउटपुट ज़्यादा मिलता था एक्चुअली उसमें। मुझे अच्छा लगा आपने जैसे बताया कि आप हर मॉक टेस्ट को भी 2 घंटे का एग्जाम पकड़ के चलते थे, ऑल्दो हमें पता है 1 घंटे का एग्जाम होता है, क्योंकि 1 घंटा एग्जाम 1 घंटा एनालिसिस, सो दैट्स ग्रेट। तो एक चीज़ मुझे बताइए, आपने कहा कि ऑब्वियसली तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास बेसिक लेवल थी, इसलिए आपकी शुरुआत बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी अभी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स के बारे में जान रहे हैं, या शायद आपकी इंटरव्यू देख के अब सोच रहे हैं कि शायद मैं भी एग्ज़ाम दे दूँ इसका। तो इनके लिए आप क्या बताओगे, ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप अगर कुछ रेफर कर सको, कौन से बुक्स है जो दे कैन स्टार्ट यूजिंग, एंड थोड़ा सा अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी कि वो क्या कर सकते हैं अगर वो जस्ट अब शुरू कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी? मैम देखिए, मुझे सबसे पहले तो एक कोट याद आता है, वो संस्कृत में कहते हैं ना कि उद्यमेन ही, एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब कि जैसे अगर एक सोए हुए शेर को भी एक हिरन को खाने के लिए उठ के जाना पड़ता है, तो आप बिना केवल इच्छा करने से ही आपको फल नहीं मिलने वाला। तो ये देखिए, सबसे पहले बेसिक मुझे जो लगता है कि आपको सबसे पहले तो अपने टारगेट के लिए सोचना चाहिए कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लाइफ में कुछ भी करें, आपके पास उसका एक रीज़न होना चाहिए। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पर आया हूँ तो मेरे पास एक रीज़न है मैं क्यों आया हूँ। मैं अगर बैठ कर अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे पास रीज़न होना चाहिए। मैं SBI एस्पिरेंट बनना चाहता हूँ तो मेरे पास वो एक टारगेट होना चाहिए, मैं क्यों हमेशा आपके पास एक होना चाहिए। वो जब आपके पास होता है तो अपने आप आपके पास एक मोटिवेशन फिर आपको नहीं चाहिए होती, क्योंकि आजकल मोटिवेशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। मुझे भी ऐसा लगता है और मेरे घर में मुझे ये बताया जाता है कि मोटिवेशन आपके अंदर से ही आती है, वो आपको आपकी फैमिली, आपको अपनी सिचुएशन देखकर ही मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन के लिए आपके पास जब क्यों का जवाब रहेगा तो वही आपका मोटिवेशन है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो इसके बाद अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन वाली चीज़ हो गई, सारी तैयारी हो गई, अब पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहले आप, मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दे दो उसका। आप भले उसमें कुछ स्कोर मत करो, बट एक मॉक टेस्ट दे दो, आपको अपना एक स्टैंड पता चल जाएगा कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, किस एरिया में आप वीक हो, एग्जैक्टली। या फिर आप उस एग्ज़ाम में जो परसेंटाइल शो करेगा उसमें पता चलेगा कि अभी आपको अभी से कितनी मेहनत करनी है। और फिर आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करिए, वो ऐसे कि आप अपना टाइम फिक्स करिए कि अच्छा मेरा एग्ज़ाम लगभग इस टाइम होने वाला है, आज से इतना टाइम बचा है मेरे पास और अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। मेरा जैसे टाइम को पार्टीशन वाइज बांट लीजिए। तो थोड़ा अगर आप बता सको, आप कैसे स्प्लिट करते थे अपना टाइम प्रीलिम्स प्रेपरेशन के लिए? मैम देखिए, सबसे पहले आप ऐसा करिए कि जो सबसे टफ पार्ट है उसको सबसे पहले शुरू करिए। अगर जैसे कोई सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग तो ठीक ठाक है, इंग्लिश बहुत वीक है, तो आप इंग्लिश पहले उठाइए।
जो चीज़ें आपको सबसे टफ लगती हैं वो सबसे पहले उठाइए। मैम थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक जा रहा हूँ। अभी मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ मेरे ब्रांच मैनेजर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड करी, ईट दैट फ्रॉग। तो उसका इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझे ऐसे दिया कि मैं वो बुक खरीद लिया। उसमें उन्होंने बताया कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, जो हम काम को टालने की आदत है वो हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल है कि आप ऐसा समझिए कि आपको, मतलब उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको जैसे सोच लीजिए कि आपको रोज़ सुबह एक मेढक खाना है, एक छोटा मेढक, और वो बहुत क्यूट है, बहुत साफ़ सुथरा क्यूट सा है। और आप ऐसा समझिए कि वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, पूरे दिन ढलेगा, वैसे वो मेढक बड़ा होता जाएगा और घिनौना होता जाएगा, बट आपको खाना है वो। तो सबसे अच्छा है कि आपको सुबह उठकर ही उसको खा जाइए, क्योंकि वो जैसे जैसे आप उसको डिले करेंगे वो उतना ही भयानक और उतना ही बुरा होता जाएगा। सेम गोज़ टू हमारी पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, हम जिस काम को टालते हैं वो काम रहता उतना ही है, बट वो टाइम के साथ वो और बड़ा दिखता चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आपका सबसे वीक हो, जैसे अगर आपको लगता है आपका इंग्लिश वीक है, एग्जाम्पल के पहले इंग्लिश ही पकड़ते हैं, अगर इंग्लिश वीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो आप सबसे पहले इंग्लिश उठाइए। इंग्लिश में भी आप देखिए कि आपको अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे एक होता है कि आपको बेसिक पता है बट कुछ चीज़ों में आप लैग कर जा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ईजी है, फिर वहाँ पर अगर आप हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। वहाँ पर आप केवल उन कमियों को दूर करिए, उनको आप रेक्टिफाई करेंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बट मैक्सिमम लोग कोई हिंदी मीडियम से होता है या इंग्लिश मीडियम से होते भी हैं, तो स्कूल में शायद वैसा नहीं माहौल मिला रहता है कि उनको इंग्लिश उतनी अच्छी होती है। तो जैसे नीतू सिंह की एक बुक आती है, वो बिल्कुल मतलब बाइलिंगुअल है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों रहती है। तो वो पढ़ने, वो जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात उसमें यह है कि उसमें बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। जब आप बेसिक सीख लियो, ये नहीं है कि नहीं आपको बुक शुरू कर ली तो पूरी ख़त्म ही करनी है। बेसिक ग्रामर सीख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लीजिए, बेसिक ट्रांसलेशन सीख लीजिए, थोड़ी बहुत वोकैब सीख लीजिए। अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो फिर आपको अपने आप को एनालाइज आप करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरा नंबर भले कितने आ रहे हैं बट मुझे इतना पता है कि मुझे सेंस हो रहा है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मेरी कमी कहाँ है जी। और कमी, बहुत लोगों को जब कमी पता चलता है तो उसको ईजिली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, बट उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। तो वो तो करना ही है। बट हाँ, इनिशियली आपको पहले आप सब्जेक्ट चूज़ करिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ़ है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आप उसमें टॉपिक खोजिए कि वो सबसे टफ़ कौन है। जो सबसे टफ़ है वो सबसे पहले आएगा, और वैसे ही आप एग्जाम के लिए प्रायोरिटाइज करिए। तो एक चीज़ मुझे बताइए, आपने कहा कि जैसे कि सबसे टफ जो हो उसको ही पहले पिक करना, तो आपके लिए प्रीलिम्स के पहले, एंड दिस आई एम जस्ट वांटिंग कि आप थोड़े नंबर्स बताओ सो दैट बाकी भी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने कंपैरिजन करते हैं, राइट, सो दे नो वेदर दे ऑन द राइट ट्रैक। तो प्रीलिम्स के पहले आप रोज जब तैयारी कर रहे थे कितने घंटे पढ़ते थे आप एवरेज में? ऑन एन एवरेज देखिए तो 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। अब ये 6 से 7 घंटे में 3 मेजर सब्जेक्ट्स है जो कवर करना है। आपने कहा सबसे डिफिकल्ट वाला फर्स्ट उठाना चाहिए, तो आपके लिए इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट क्या रहता था? मैम मेरे लिए तो मुझे मज़ा आता था रीजनिंग में, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने वाला होता था। मैं रीजनिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता था। ओके। मुझे स्ट्रेस तब फील होता था जब कोई मैथ्स का कोई टिपिकल कोई क्वेश्चन आ गया, तो उस समय लगता था कि यार ये कैसे होगा। या फिर ऐसा कई बार होता था कि कुछ रीजनिंग के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कर तो लिया है, बट मैं जब वो टाइमर देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैंने वो 4 मिनट में किया है, और जो उसमें टॉपर्स टाइमर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 मिनट में किया हुआ है। तो फिर वो मुझे कम करना होता था कि यहाँ पर मैं 3 मिनट क्यों एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप छोटे छोटे टाइम्स को बचाएंगे तो फिर आप पूरे एग्जाम में, मतलब आपको कहीं ये प्रेशर ही नहीं फील होगा कि मैं 20 मिनट में मुझे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 से 8 घंटे जो आप बोल रहे हो, उसमें आप बोल रहे हो कि आप प्रोबेबली स्टार्ट करते थे रीजनिंग से या नहीं मैम, मेरा ऐसा नहीं रहता। हाँ, मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता था ऐसा कि मैं यही करूँगा। हाँ, ये शुरुआत ये फिक्स रहता था कि मेरे दिन की शुरुआत मॉक टेस्ट से ही होती थी। ओके। जैसे मैं वहाँ पर, मेरा ये रूटीन रहता था कि मैं, जैसे मुझे खुद ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता था जी। तो मेरी शुरुआत ऐसे ही होती थी कि मैं सुबह सुबह कुछ ना कुछ ऐसे करंट अफेयर का लगा लूँगा, वो चलता रहेगा, मेरा ब्रेकफास्ट बनता रहेगा और वो ड्यूरिंग बनाना खाना सब करना पढ़ने बैठने तक वो चलता रहेगा। और उसके बाद फिर जब मैं टेबल चेयर पे बैठ रहा हूँ तो फिर मैं वहाँ से
मतलब मॉक टेस्ट से ही शुरुआत होती थी दिन की। तो फिर भी अगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर आप सजेस्ट कर रहे हो फॉर पीपल जो अभी नया शुरू कर रहे हैं ये, राइट, तो जैसे कि इंग्लिश में फिर भी आपने एक किताब का नाम लिया, बाकी तीनों के लिए ही अगर आप थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेज बता सको जो शायद आपको बहुत यूज नहीं करना पड़ा, बट जैसे कि अगर कोई नया एस्पिरेंट शुरू भी कर रहा है एग्जाम, उनको कुछ तो गाइडेंस लगती है, तो वो किससे स्टार्ट करेंगे, क्या दे शुड कीप एज देयर रेफरेंस बुक्स? मैम बुक्स तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर स्पेसिफिकली अगर आप SBI PO की बात कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम इतना डायनामिक है कि कोई एक फिक्स बुक तो मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊँगा, बट स्टिल अगर करना हो तो इंग्लिश में नीतू सिंह की बुक मुझे बेसिक के लिए वो अच्छी है। उसके अलावा अगर आप और आगे जाना चाहते हैं बेसिक रिवीजन के लिए, वो तो देखिए प्रैक्टिस से ही होता है। तो आपके आते हैं इसमें 120 रूल्स आते हैं, वो कई सारे टीचर्स ने उसको पढ़ा रखा है। मैंने एक मैम है रानी मैम, उनसे उनके 120 रूल्स और बाकी चीज़ें पढ़ी। तो वो क्या करते हैं कि वो सारे वो क्वेश्चंस वही फंसते हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। वो जैसे वो केवल उन चीज़ों में ही जैसे कई बुक्स में होता है ना कि एक्सेप्ट में फ़र्क बताता है, तो ये जब आप जानते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि अच्छा इसमें क्या फ़र्क होता है, वो प्रोनाउंसिएशन हो या फिर एक्चुअल यूज़ हो वर्ड का। तो वो 120 रूल्स वो एक इंग्लिश के लिए वो मुझे लगता है मोर देन एनफ है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, मतलब केवल इंग्लिश में ही फ़ायदा नहीं होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से, वो आपके हर जगह काम आएगा और टिल इंटरव्यू वो काम आता है। क्योंकि जैसे कई लोग कहते हैं कि द हिंदू बहुत टफ़ है, नो डाउट टफ़ है, बट अभी क्या है कि SBI PO में या और भी एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश का कम्प्रहेंशन आता है वो बहुत बड़ा आता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटा आया है बट उसकी लैंग्वेज इतनी टफ़ है कि आप एक भी क्वेश्चन, मतलब 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको लग रहा है कि श्योरिटी नहीं आ पाती आंसर्स में। तो वो द हिंदू की लैंग्वेज उसके लिए बहुत अच्छी होती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उसमें आप जब पढ़ते वक्त आपको एक थर्ड पर्सन का एक व्यू समझ में आता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, नेशनल टॉपिक, इंटरनेशनल टॉपिक हो सकता है। जब आप वो कर लेते हैं, वो चीज़ आपके GD में काम आएगी। वो चीज़ आप जब मेंस का पेपर लिख रहे होंगे उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो काम आएगी। इनफैक्ट वो चीज़ आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे, और कई बार हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ एक टॉपिक ऐसे पूछ दिए गए जो लगा कि ये तो मैंने एडिटोरियल में पढ़ा था, तो वो आपके पास एक पॉइंट रहता है बोलने के लिए, तो उन्हें भी लगता है कि ये बहुत इंप्रेसिव पॉइंट है। तो इंग्लिश के लिए तो आप बुक्स अगर आप बेसिक हैं तो नीतू मैम, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और भी आपको लगातार वो दिखती जाएंगी। और न्यूज़पेपर तो रखिए ही। मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, दोनों के लिए ही मॉक टेस्ट से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता पर्सनली, कि आप जितना मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत मिलेगी आपको और तुरंत आपको स्विच करना रहेगा। फिर भी अगर आपको मैथ्स के क्वांट्स के लिए देखना है तो एक सर्वेश कुमार वर्मा की एक बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए तो मुझे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं दिखती कि फॉलो करिए। तो एज पर सिलेबस कुछ तो बुक्स होते होंगे जो रेकमेंड होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग? मैम मैंने नहीं करा तो मैं ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है, पर आप सजेस्ट कर रहे हो कि जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन से ही आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई थिंक एनालिसिस करने के टाइम आंसर्स भी होते होंगे वहाँ पे जो आपको समझाते हैं। बिल्कुल होता है। कूल। तो ये तो रहा प्रीलिम्स, उसके बाद ऑब्वियसली मेंस का पेपर आता है। मगर प्रीलिम्स जब आपका हो गया था इस बार SBI PO के, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है, राइट? यस मैम। परफेक्ट। तो जब SBI PO के प्रीलिम्स पेपर के बाद जब आप लौट रहे थे, कितने कॉन्फिडेंट थे आप कि आपका प्रीलिम्स अच्छा गया, निकल आएगा? और अटेम्प्ट आपके कितने थे? मैम अटेम्प्ट तो मेरी एक्यूरेसी ठीक ठाक रहती थी जी। तो अटेम्प्ट्स तो मेरे उस समय 76 थे। तो और मार्क्स मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, मतलब मैं मार्जिन से ही मेरा प्रीलिम्स हुआ था, बट मेरा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स वो ज़्यादा थे, इसलिए ओवरऑल मैं ज़्यादा कर पाया। पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी। हाँ, तो एक्यूरेसी, क्योंकि मैम हाँ मैम उसमें देखिए एग्ज़ाम में आपके अटेम्प्ट्स तो वो तो बेसिक है कि अटेम्प्ट्स आपके, अब ऐसा नहीं है कि आप 50 करके आइए 100% एक्यूरेसी तो कुछ होना है जी। बट आप अटेम्प्ट्स जितने करिए, कोशिश करिए कि उसमें से क्वेश्चन एक भी ना गलत हो। अगर आप इस माइंडसेट से एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो शायद 1 या 2 गलतियां तब भी निकल कर आ जाती हैं। बट अगर आप ये सोच कर जाते हैं कि ठीक है थोड़ा और उस चक्कर वो बहुत ख़राब कर देता है आपके रिजल्ट को। तो कॉन्फिडेंट तो था मैम मेरा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो लगभग मैं सभी एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो मैं लगभग सब में श्योर था कि मेरा इसमें प्रीलिम्स तो हो जाएगा। मेंस में थोड़ा डर लगता था। तो फिर प्रीलिम्स से मेंस के बीच में कितना टाइम था?
मैम 31 को शायद पेपर हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद है। Okay. 30 या 31 जनवरी को हुआ था। ओके, तो लगभग 40 दिन 40 दिन। का तो अब 40 दिन का आपका सफ़र अगर आप थोड़ा सा वापस से हमें बताएं, सो दैट जो बाकी एस्पिरेंट्स इस बार अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना जब प्रिपेयर करेंगे उस पर प्लान कर सके। तो ये 40 दिन का जो टाइम टेबल रहा आपके लिए, पहले तो मुझे बताइए स्टडी आवर्स में कुछ चेंज हुआ? 6 से 8 ही पढ़ रहे थे या उससे ज़्यादा? नहीं मैम, मेंस में तो ऑब्वियसली चेंज होता है। ओके, तो कितने हो गए थे? मैम ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, एवरेज में बस सोता ही था, उसके अलावा पढ़ाई करना और खाना खाना। तो मतलब 10 से 12 घंटे तो होते थे, 10 से 12 घंटे तो कम से कम होते थे। गॉट इट। क्योंकि मेरे लिए बहुत नया था ये, तो जी। सब कुछ शुरुआत तो मेंस की तैयारी के बारे में थोड़ा आप बताइए। ऑब्वियसली इस पे सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, तो इन पे भी अगर आप, आई होप इसमें भी तो आपने शायद कुछ रिसोर्सेज एंड बुक्स यूज़ किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इस पे आप एक एक सब्जेक्ट को अगर उठा के आप थोड़ा सा बताओ क्या यूज़ किया था आपने, एंड कुछ कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहो सारे स्टूडेंट बाकी एस्पिरेंट्स को भी इन सब्जेक्ट्स के बारे में। एक एक सब्जेक्ट करके आप, सबसे आपका फेवरेट कौन सा था, उससे स्टार्ट करते हैं। मैम फेवरेट तो हमेशा से रीजनिंग ही रहा है जी, उसी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो रीजनिंग के लिए मैम बुक एज सच तो नहीं थी। बेसिकली मैंने जीएस के लिए ही जो चीज़ें अलग से ट्राई करी। बाकी सबके लिए मैंने मॉक टेस्ट ही दिया। मॉक टेस्ट देते समय मुझे, जैसे रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग देते समय मुझे ये फील होता था कि रीजनिंग के क्वेश्चन सब बड़े हो रहे हैं, बड़े मतलब साइज़ में भी बड़े हो रहे हैं और टाइम भी ज़्यादा ले रहे हैं करने में। तो फिर उसमें ये रहता था कि उसमें आपको एक कैच चाहिए कि आपको वो समझना है कि ये इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है। जैसे कि सर्कुलर सीटिंग जैसे बिठाते हैं, तो वो तो एक सबकी आदत होती है कि हाँ 2 सर्कल बनाकर और फिर इनिशिएट कर रहे हैं। बट उसमें क्या होता है कि जैसे किसी में 3 या 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैं जैसे करता था वो शायद सबके लिए यूज़फुल हो ना हो, बट मुझे ऐसा लगता था कि आप क्वेश्चन को इनिशिएट करिए तो उसको इस तरह से इनिशिएट करिए कि उसको और कहीं से स्किप करने का ऑप्शन ना मिले। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट आप बिठा रहे हैं, तो आप पहले ही 2 या 3 ही जैसे 2 बनाकर कर रहे हैं, 2 बनाने के बाद 2 स्टेप बाद आपको पता चल रहा है कि इसमें एक तीसरी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो फिर तीसरा बनाने के लिए आपको फिर वो तीसरे को पहले से बनाना पड़ेगा। तो आप शुरू से ही 3 या 4 सर्कल्स बनाकर, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये ज़रूर है कि आपको दूसरे तीसरे स्टेप के बाद पता चल जाएगा कि ये 3 सर्कल तो ऑप्शन में नहीं होने वाले, यही होने वाला है। तो मुझे ये फील होता था कि आप कुछ ऑप्शन मत छोड़िए उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं शुरू से सबको लेकर चलिए और कोशिश करिए कि थोड़ी स्पीड आपकी बनी रहे। जैसे कई बार ऐसा होता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कि 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, वो नहीं होने देना है। रीजनिंग के लिए तो मेरा यही मानना है कि रीजनिंग में आप जितना रिगरस प्रैक्टिस कर लीजिए, हालांकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट रीजनिंग में जैसे मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई कि प्रिपरेशन के टाइम की, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी दोनों डिफरेंट होती है। क्योंकि मैं प्रिपरेशन में, जैसे मैंने बोला कि जो सबसे टफ चीज़ है वो आप सबसे पहले उठाइए, बट आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में जो सबसे पहले उठा लिया अगर आपने टफ, तो समझिए आपका नहीं होना है, टाइम वेस्ट होगा, मोटिवेट भी हो जाओगे। एग्जैक्टली। तो वो सबसे ज़रूरी है कि आपको प्रिपरेशन और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी दोनों डिफरेंट है, वैसे आपको चलना है। रीजनिंग का ऐसा ही है, रीजनिंग में आप ऑप्शन मत छोड़िए, रीजनिंग में सब कुछ वही आना है, मिसलेनियस आना है और बाकी जो चीज़ें आनी है कोशिश करिए कि पहले मिसलेनियस से शुरू करिए मेंस के पेपर में, क्योंकि वो आपके काउंट्स बढ़ा देता है कि आपको ये पता रहता है कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, अब चलो अब ये 2-3 पज़ल बची हुई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पज़ल बहुत सिंपल सी लग रही होगी बट वो होती नहीं है, वो थोड़ी देर बाद जाकर आपको लगता है कि गलत पज़ल उठा ली है मैंने, तो वो आपको चूज़ करने आना चाहिए, वो केवल प्रैक्टिस से होगा। इंग्लिश, मैम इंग्लिश के लिए तो मैं कहूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें टफ भी आते हैं और क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि एक पैसेज दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो वर्ड खोज लो तो वो तुरंत आंसर मिल जाएगा, वो आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो वो थोड़ी सी एनालिटिकल इंग्लिश, मैं कहूँगा कि वो थोड़ी एनालिटिकल इंग्लिश आती है कि आप उस पैसेज को पढ़ के आप एग्जैक्टली उसको समझ भी रहे हैं कि नहीं, या केवल आंसर खोज कर टिक लगाने के चक्कर में पड़े हैं, वो फ़र्क पड़ता है। तो ये जो आप सबसे पहले मैम जो प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों का आप ऐसे नहीं सोच सकते, मतलब बाइफरकेट नहीं कर सकते कि आपने प्रीलिम्स की 3 महीने तैयारी की और 1 महीने आप मेंस की कर रहे हैं। वो तैयारी शुरू से हो रही है, वो जो आपने इंग्लिश के लिए वो द हिंदू और वो चीज़ें करी हैं
वो मेंस में आपके लिए कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं जी। तो वो आपके फ़ायदे के लिए वो रहेंगी। बेसिक मैम ये है कि फिर इंग्लिश में आपका ये है कि आप जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप शुरू से और अंत तक पूरा अखबार पढ़ रहे हैं। वो वहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको जैसे कुछ ऐसे टर्म्स दिखेंगे जो आपको लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं मैंने एग्ज़ाम में देखा है, तो उनके वर्ड्स मीनिंग्स वो आप थोड़े सर्च करिए, वो थोड़े देखिए उसको, वो फ़ायदा करेगा आपको, खासकर वोकैब में और जो सिनोनिम एंटोनिम पूछता है। इसके अलावा मैथ्स के लिए मुझे IBPS PO का पेपर याद आता है कि वो मैम ऐसा टाइम था कि उस एग्ज़ाम के दौरान मेरे सेंटर में मुझे दिख रहा था कि आधे से ज़्यादा बच्चे निराश हो गए हैं। वो 60 नंबर का पेपर था और मैम उसमें कट ऑफ 2.5 नंबर गई थी। तो उस टाइम ही लग रहा था कि ये पेपर क्या हो रहा है। पहले पूरे एक व्यू में जो मतलब एक लुक में जो पेपर देखता है आदमी, तो ये लग रहा था कि इसमें तो कुछ अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है। बट वहाँ पे आपको ये अपने माइंड को ये समझाना पड़ता है कि नहीं करो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो कुछ मिलेगा ही। तो वो चीज़ करते करते फिर मतलब मेरा भी वो फॉर्चुनेटली मुझसे 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं हुए, मुझसे 2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए थे। तो उस वजह से कुछ क्वेश्चंस मतलब उस वजह से मेरे नंबर्स मैथ्स में थोड़े अच्छे आ गए थे, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत ख़राब गई है। आपने कहा मेंस आपकी अच्छी आई थी। हाँ, मेंस के मार्क्स अच्छे आए थे बट कट ऑफ बहुत कम गई थी IBPS PO की। और इस साल का मेरा मानना ऐसा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि SBI PO से ज़्यादा टफ मैथ्स मेंस की आई थी IBPS PO की। तो मैथ्स में आपका यही है कि बेसिक अरिथमेटिक आप करके रखिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता, जैसे मैंने इंग्लिश की तो बात कर दी, बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स ठीक हैं, मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैथ्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप 0 से शुरू अगर करना है तो सबसे पहले आप अपनी बेसिक अरिथमेटिक पर काम करिए। जो जैसे 2 डिजिट 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, एक आइडिया आपको लगना चाहिए। वो करने के बाद फिर आप थोड़ा और ऊपर बढ़िए तो जो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब स्क्वायर्स होते हैं वो आपको मतलब ज़ुबान पर रटे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको रटना नहीं पड़ेगा, बट इतनी रिगरस प्रैक्टिस करिए कि उसका एक आइडिया लग जाए कि किस नंबर के अप्रॉक्स आने वाला है। तो वो आपके क्वांट्स में बेसिक जो मैथ्स है, कैलकुलेशन का टाइम बचा लेगा। कैलकुलेशन का टाइम जब आपका बच जाता है, फिर आप क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक जो परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ये सारी चीज़ों पर आप काम करिए। तो जब आप बेसिक सीख लेंगे उसके बाद केवल मॉक टेस्ट ही बचता है आपके पास, तो वो अच्छा रहता है। तो मैथ्स में आप बोल रहे हो ज़्यादा वो ऑलमोस्ट पूरा ही अरिथमेटिक पे ही अराउंड है, राइट? अलजेब्रा, ज्योमेट्री उस पे नहीं जाते हैं। ओके। डेटा इंटरप्रिटेशन जो मेन हम लोग का जो DI कहते हैं उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो भी थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, कि डिपेंड करता है वो DI कौन सी DI आ रही है। जैसे कैसलेट DI वगैरह आती है तो उसमें कुछ बना तो रहता है नहीं, वो तो आपको पढ़ के खुद ही उस फॉर्मेट को बनाना है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये मुझे जो लगता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के मतलब तुरंत बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक बार उसको पढ़ लो, फिर आपको ये पता चले कि अच्छा डेटा कितने हैं और किस में आपको XY लगाना है, तो उस तरह से आप शुरू करिए। DI में भी बेसिक तो आपको अरिथमेटिक ही काम आती है, DI में भी आपको परसेंटेज, रेशियो यही कैलकुलेट करने होते हैं, तो वो आप उस तरह से कर सकते हैं। मेन मुझे जो सबसे टफ लगता है मेंस के लिए वो GS लगता है, क्योंकि बैंकिंग का GS मेरे लिए बहुत बड़ा था। मतलब मुझे परसेंटेज, रेशियो, फाइनेंस से कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक पहले, तो मेरे लिए ये इनिशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो मेरे लिए ये मेरा बेसिक से मुझे शुरू करना था, 0 से। तो मुझे मैम सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये हो जाता था कि इतने फैक्ट्स फिगर्स याद करने पड़ते थे और मैं रटने में बिल्कुल मतलब बहुत बुरा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब जैसे कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसको सेग्रीगेशन से पढ़ेंगे अगर आप, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप जब GS पढ़ रहे हैं तो उसमें आप उसको सेग्रीगेट कर लीजिए कि आप RBI के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके पास RBI का एक अलग नोट्स होना चाहिए। मेरी आदत है कि मैं लिख कर पढ़ता हूँ, मतलब मेरे पापा जी हमेशा से बोलते हैं ये बात कि लिख कर अगर पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद रहती हैं तुम्हें। तो फिर मेरी भी वो बचपन से आदत है, तो मैं लिख कर ही पढ़ता हूँ। तो आप अगर और ये भी चीज़ होता है मैम ना कि जैसे आप जिस पेज पर अपना नोट्स बनाए रहते हैं ना, एग्ज़ाम में आपको उसको उसी पेज का वही कॉर्नर दिखाई देता है कि अच्छा वो RBI का ये वैल्यू लिखा था, इतना मिलियन उसको दिया था, तो ये सब कुछ आपको याद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको सेग्रीगेट कर लीजिए। जैसे मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे, मैंने ऐसे बनाया था कि जैसे RBI इन न्यूज़, फिर बैंक्स इन न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़। तो एक तो ऐसे भी आता है कि आपको बहुत सारे PDF फॉर्मेट्स में वो सेग्रीगेट करके ही देते हैं,
बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं होती हैं जी। जो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब जितने आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको पता चलता है कि इसमें ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास की चीज़ें ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर नहीं आता। तो उसके लिए आसपास की चीज़ें पढ़िए। और मेरा जैसे ये था कि मैं जैसे प्रशांत धवन सर की वीडियो देखता था, उसमें वो एक टॉपिक के बारे में वो सब कुछ बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव गर्ग सर के वीडियोस देखता था मैं। और उसके अलावा मैंने पीडीएफ के लिए तो अड्डा 247 का वो जो द हिंदू का वो करके देते हैं एनालिसिस, वो पढ़ता था। और बीच बीच में कभी कभी मतलब ऐसे रैंडम कहीं से भी मुझे मिलता था तो मैं पढ़ता रहता था। तो कैरियर लॉन्चर वगैरह का बीच बीच में वो देख लेता था मैं पीडीएफ। ओके। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी थोड़ा सेक्शन रहता है, तो उसके लिए कुछ अलग से कोई बुक यूज़ किया था आपने या ऑनलाइन से ही? कंप्यूटर एप्टीट्यूड मैम जैसे इनमें तो नाम का ही आता है बस, वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहता है, तो उसमें मुश्किल से ही आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस तो उसमें नहीं रहते। आरआरबी में पूछता है, आरआरबीज में कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन ही आता है। ओके। तो उसके लिए तो अगर आपको पढ़ना है तो वो तो बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें बेसिक कंप्यूटर ही पूछता है। ओके। तो आप उससे कर सकते हैं। सो मेंस का ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बता सको, उसकी तैयारी आपने कैसे की? ऑल्दो आपने कहा इंग्लिश मीडियम स्कूल से होने के कारण वो थोड़ा सा बेनिफिट देता है आपको, फिर भी उसकी तैयारी आपने कैसे की? नहीं मैम, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, आप इंग्लिश मीडियम हो ना हो, प्रिपरेशन तो देखिए किसी भी चीज़ के लिए आप जा रहे हो तो प्रिपरेशन करके ही जाइए। इसमें मैम सबसे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, मुझे जो लगता है कि आप अपने ग्रामर अच्छी रखिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बैंक में यार इंग्लिश के लिए ग्रामर पर उतना ध्यान मत दो, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करो। मेरे हिसाब से अगर आप ग्रामर छोड़ रहे हैं तो ये बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर आपको जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं और उसमें इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आप इनिशिएट आप कर रहे होते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म से, और आप बीच में कहीं प्रेजेंट परफेक्ट ला रहे हैं और लास्ट में पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ख़राब कर देती हैं। जो इंसान मतलब जैसे वो रीड कर रहा होता है, वो आपका सेंटेंस फॉर्मेट है वो गलत हो जाएगा। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप ग्रामरली यूज़ करिए, आप उसको टाइप करिए, अपने ग्रामर मिस्टेक्स ओवरकम करिए। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कीबोर्ड की आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अगर रहेगी डिस्क्रिप्टिव के लिए। मेरी तैयारी ये थी कि आपको ग्रामर, पहले तो आप ग्रामर अपनी ठीक रखिए, सेंटेंस मेकिंग आपको ठीक ठाक आनी चाहिए। उसके अलावा कीबोर्ड की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा फास्ट टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती इसमें, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि आप एक एक बटन खोज कर वो कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाइए उसके लिए, क्योंकि उसमें होता है कि आप एंटर दबा रहे हैं, आप स्पेस एक लाइन के बाद कर रहे हैं, तो वो स्पेस एंटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, वो थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आपको मिल जाएंगे, तो उस पर आप देख लीजिए कि अच्छा कैसे इसको स्विच करना है। बस यही 2-3 चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। और थोड़ा सा आइडिया ओरिएंटेड रहिए, जैसे कुछ भी आपको सुनने में मिलता है, जैसे कोई भी न्यूज़ चल रही है तो थोड़ा सा उससे अवेयर रहिए, क्योंकि कई बार ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं कि आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बट उससे रिलेटेड टॉपिक का आइडिया है, तो थोड़ा सा आप उसको घुमाकर बना पॉइंट्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली मैम। परफेक्ट। तो चलिए, मेंस के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि मेंस भी मेरा निकलने वाला है? क्योंकि प्रीलिम्स तो निकल जाता था, पर मेंस तो आपके लिए नया था। मेरे लिए तो मैम पहली बार ही था, तो पेपर देने के बाद तो मैं कभी भी, मेरी एक बहुत अच्छी आदत मैं जो खुद मानता हूँ, मैं एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद, और जैसा कि मैंने बताया कि 9 प्रीलिम्स क्लियर हुए, तो मेरे हर मेंस के बाद मैम मेरा ऐसा ही टारगेट रहता था कि अब अगला वाला मेंस आ गया है। तो मेरी अच्छी बात ये रहती थी कि मैं जब एग्ज़ाम देकर जब सेंटर से घर तक आते आते मैं ये तक भूल जाता था कि मैंने अटैम्प्ट कितना किया है। मैं बस ये सोचता था कि पेपर हो गया है, अब रिज़ल्ट आने दो, अब जो होगा देखेंगे, अब अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। फिर भी इस बार के मेंस में कितने अटैम्प्ट थे आपके? अटैम्प्ट्स तो मैम मुझे बिल्कुल याद नहीं है, अटैम्प्ट्स नहीं याद है, बट हाँ ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब कट ऑफ तो पार हो जाएगी। ग्रेट। हाँ, तो कितना स्कोर आ गया था मेंस में आपका? मेंस में मैम स्कोर तो ऐसा मेरा, हाँ मेंस में स्कोर मुझे याद है। मेंस में, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जोड़ा था कि इंटरव्यू में कितना आना चाहिए, मेंस में मेरा बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, बट 16 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आए थे। ग्रेट जी। तो इंटरव्यू जैसे कि आपने कह ही दिया, वो लास्ट स्टेज ही है, तो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, आपकी एक्सपीरियंस क्या थी, क्या हुआ था, एंड जो दूसरे भी जा रहे हैं वो क्या प्रिपेयर करके जाए अपने इंटरव्यू के लिए? मैम देखिए, इस बार सबसे जो यूनिक चीज़ हुई हमारे बैच में,
वो ये हुई कि इस बार साइकोमेट्रिक टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। तो हमारा 19 तारीख को साइकोमेट्रिक टेस्ट था, 19 मार्च को। थोड़ा इस टेस्ट के बारे में भी अगर आप बताएं। हाँ मैम, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली एक आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाता है। उसमें ऐसा होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, अब उसमें आपको अपना ओपिनियन बताना है कि आप उस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। उसमें भी थोड़ी सी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करता है कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, और एक बीच का ऑप्शन रहता है न्यूट्रल। तो ये 5 ऑप्शन हर क्वेश्चन में रहेंगे। एक ये पैटर्न रहेगा। इसके अलावा रहता था कि 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, और उसमें ये रहता था कि मतलब ये था कि इन दोनों में से आप खुद को किस स्टेटमेंट के ज़्यादा क्लोज पा रहे हैं। हो सकता है उसमें कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप खुद को दोनों के क्लोज नहीं पा रहे हैं, बट यू हैव टू चूज़ वन। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो इसमें आपकी बेसिकली पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनती है कि, और ये चीज़ आपका मतलब नंबर में नहीं काउंट होगा, मार्क्स में नहीं जुड़ेगा, बट ये आपका इंटरव्यू में उनके पास एक मतलब आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल का एक बनकर आ जाता है। जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है ना, वैसा कुछ होता है ये, कि आपके पास उनके पास रहेगा, और उनको अगर आपके एनालिसिस में कुछ डाउट रहा, फिर वो आपको इंटरव्यू में आपको रिफ्लेक्ट होगा, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इंटरेस्टिंग। तो फिर कैसा गया है इंटरव्यू आपका? मैम मेरा तो 6 अप्रैल को पड़ा था इंटरव्यू लखनऊ में। तो पहले तो वो माहौल ही अलग होता है, वो LHO में जाना और वो जो वेलकम करते हैं, और उसके बाद फिर अचानक से वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर ग्रुप एक्सरसाइज होती है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। क्या टॉपिक आया था आपके लिए? मैम हमारे में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉस कॉन्स आया था। ओके। तो उस पर हमें डिबेट करना था। तो ये मैम मेरा जो मैंने SSB दे रखा था ना, वो मुझे यहाँ बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि SSB में एक टॉपिक होता है, उसमें इसको लेक्चरेट कहते हैं। उसमें हमें 30 सेकंड का टाइम मिलता है। आपको एक टॉपिक रैंडम दिया जाएगा, 30 सेकंड आपको सोचना है, 2 मिनट बोलना है। तो वो जो बोलना होता है, फिर वो 2 मिनट समझ में आता है कि 2 मिनट कितना ज़्यादा वक्त होता है बोलना। तो वो सब चीज़ों की प्रैक्टिस है। उसमें ग्रुप डिस्कशन भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ बहुत काम आई। तो ग्रुप डिस्कशन हुआ, और उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज हुआ। ग्रुप एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि जैसे हमारे में एक टॉपिक आया था कि अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपको अगर कोई एम्प्लॉय रखना है, तो उसमें आप जैसे 10 टॉपिक्स दे दिए थे, और उसमें आपको चूज़ करना था कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रखेंगे, एज सच आप बाकी को कैसे रखेंगे 1 to 10। अब सारे बच्चों को वो कर लेना था, फिर आपस में डिस्कस करना था, और एज अ ग्रुप आपको फिर फाइनली एक 1 to 10 लिस्ट देनी थी। और इसके लिए आपको जो फिक्स टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल करके नहीं उतने देर में निकाल पाए तो कुछ प्रॉब्लम है, बट उस डिस्कशन में उनको, ये जो 2 लोग बैठे रहते हैं सामने, उनको ये दिख जाता है कि कौन अपनी बात ज़्यादा फोर्सली मनवाना चाह रहा है या लॉजिकली मनवाना चाह रहा है। तो लॉजिकली बोलेगा तो मनवाना है नहीं, वो तो सब लोग ऑब्वियसली मान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो SBI PO तो मुझे लगता है इंटरव्यू ज़्यादा ईजी था, क्योंकि IBPS PO में तो ऐसा होता है कि आप जाइए और अचानक से इंटरव्यू देना है। इसमें पहले ही थोड़ा एक अंदर से जो झिझक होती है वो खुल जाती है GD में, फिर इंटरव्यू अच्छा ही चला जाता है। इंटरव्यू के कुछ ऐसा एक क्वेश्चन जो आपको याद आया, जो जो शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग था या आपके लिए डिफ़िकल्ट था? मैम मैं थोड़ा फेमिनिस्ट हूँ, तो मेरी बातों से भी शायद वहाँ लगा होगा। तो SBI PO के इंटरव्यू में मुझे एक क्वेश्चन याद है, मुझसे पूछा गया था कि अगर आप जिस ब्रांच में पोस्टेड हैं, तो आपका कोई स्टाफ है जो कि टाइम पर नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको लगता है कि ये अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे बताएंगे ताकि उसको बुरा भी ना लगे और वो अपना काम भी करे। तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब इंटरेस्टिंग लगा भी मुझे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी, मतलब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने, मतलब मेरा जो आंसर था उसमें मैंने एक फ़ीमेल स्टाफ को लेकर बोला था। तो मतलब किसी को अगर कहना भी है तो उसको डायरेक्ट मत कहिए कि आपकी ये कमी है, उसकी स्ट्रेंथ बताकर उसको बताइए कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप इसको फुल यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो उसको भी ये तो पता चल जाएगा कि नहीं कर रहा हूँ, और करना है ये भी पता चल जाएगा। तो उस तरह से मैंने बताया था। फिर फीमेल स्टाफ को लेकर थोड़ा एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो उस पर उन्होंने कुछ क्वेरीज की थी, बट वहाँ एक मैडम थी जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी इम्प्रेस हुई थी मेरी इस एग्जाम्पल से। चलिए, ग्रेट। जी मैम। तो आई थिंक ये तो पूरा ही एग्ज़ाम का सफ़र रहा था, और फिर आता है रिज़ल्ट।
तो ये बताइए, रिजल्ट सबसे पहले आपका किसने देखा था, आपके साथ कौन थे जब रिजल्ट अनाउंस और आप चेक कर रहे थे? थोड़ा सा रिजल्ट डे के बारे में बताइए, क्या हुआ था? मैम रिज़ल्ट तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला ही बैठा हुआ था। मुझे बस पता चला कि मतलब ये था कि ये एसबीआई का तो रिज़ल्ट बहुत रैंडम आया। मतलब पता भी नहीं था कि आज आने वाला है 18 तारीख को। मुझे उस दिन मैं बैग पैक कर रहा था अपना, मेरी 10 बजे की ट्रेन थी, मुझे गुवाहाटी जाना था एफसीआई के इंटरव्यू के लिए, और मैं सब सामान रख चुका था। अचानक से फ़ोन में देखा तो लगातार नोटिफिकेशन आने लगे कि एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट आ गया है। तो सबसे पहले मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया था, उनको बताया था, फिर उसमें भैया भाभी को सबसे पहले बताया, फिर कॉन्फ्रेंस में लोग जुड़ते चले गए, अपने बाबा को, पापा जी को। फिर तो रिजल्ट जब सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में देखा, उस कितना आप डर रहे थे? डर तो बहुत रहे थे मैम, हाँ, बट उसकी आदत हो गई है डरने की। बट ठीक है, वो डर को ओवरकम करने की ज़्यादा आदत हो गई, उससे ज़्यादा। तो वो देखा, मतलब शुरू में लग रहा था कि चलो जो होगा देखेंगे, बट क्योंकि उस समय आईबीपीएस का रिजल्ट हाथ में था तो थोड़ी कम नर्वसनेस थी। मेरे लिए 1 अप्रैल ज़्यादा टफ था, वो पहली जॉब वाली चीज़ हो जाती है। बट हाँ, एसबीआई पीओ में डर तो लग रहा था, बट वो मेरे फैमिली के लिए थोड़ी प्राउड मोमेंट वाली बात थी कि एसबीआई पीओ में होना। चलिए, ये तो पूरा ही आपका एग्ज़ाम का सफ़र रहा है, एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे से शेयर किया सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी, जो शायद अभी तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी तैयारी के ही फेज़ में हो। सो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने शेयर भी किया, ये सब आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इन ऑल द थिंग्स जो उन्होंने अपनी जर्नी का शेयर किया, जो शायद आपकी जर्नी से भी मैच कर जाए। सो अब क्योंकि ये सारा कुछ बहुत ही सीरियस था, बहुत कुछ एग्जाम्स के बारे में आपने बताया, एक छोटा सा फन सेक्शन रहता है हमारा, जो है हमारा रैपिड फायर राउंड। तो जहाँ मैं आपको बस कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मगर इसमें आपको सब आंसर सिर्फ एक वर्ड या एक लाइन में देना है, नो लॉन्ग आंसर्स। ओके, रेडी फॉर इट? बिल्कुल। ओके। अगर आपके पास ऑप्शन रहता कि पास्ट में किसी एक दिन में वापस आप चले जाओ या फ्यूचर के किसी एक दिन में आप जाना चाहो, तो वो कौन सा होगा? मैम पास्ट में जाना चाहेंगे, एक बार 2001-2 के टाइम में जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो मेरे फैमिली का सबसे अच्छा टाइम हुआ करता था, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा वो टाइम है। चलिए, सब लोग थे। और अगर आपके पास ऑप्शन होता था किसी एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ उस पास्ट में जाने का, तो आप किसके साथ जाते थे? मेरी जिनसे शादी होने वाली है उनके साथ। ओके, कांग्रेचुलेशंस। अगर आपको अपने आप को एक रंग, एक कलर डिसाइड करना पड़ता था विच सिग्निफाइज यू, तो पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में कौन सा कलर आप होते और क्यों? मैम स्काई ब्लू, वो मेरा फेवरेट भी है, और स्काई ब्लू इसलिए भी क्योंकि मैम वो हर जगह है, आप कहीं भी स्काई से बच कहाँ सकते हैं, तो वो कलर हर जगह है। चलिए, ग्रेट। अगर आपके पास एक ऑप्शन होता कि आप कोई एक सुपर पावर अपने लिए चूज़ कर लो, तो वो कौन सी सुपर पावर आप अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं? मैम सुपर पावर ये मेरे पास अगर होती तो मैं सोचता कि मैं अगर कोई चीज़ भूल सकता हूँ तो मैं तुरंत भूल जाऊँ। ओके। एंड अगर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपके पास एक टाइम मशीन रहता और उस टाइम मशीन में आप किसी एक कंट्री का फ्यूचर जाके देख सकते हो, तो किस कंट्री में आप जाना चाहते और उस कंट्री का फ्यूचर किस ईयर का देखना चाहते? मैम ऑन अ सीरियस नोट, मैं अगर मुझे देखना हो तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ऐसे। हाँ, बट मेरे दिमाग में सबसे पहले पता नहीं क्यों बट पाकिस्तान आया कि मुझे देखना है कि 40s के टाइम में जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई और क्या सीन बना। चलो वो तो पास्ट में हो गया, मैं बोल रही फ्यूचर, अगर किसी एक साल में आपको जाना हो, तो अगर पाकिस्तान का ही आपको जाके देखना हो नहीं तो मैम, अगर फ्यूचर का देखना होगा तो मैं इंडिया का ही देखूंगा। और कौन सा साल देखना चाहोगे? 2070 देखना चाहूँगा मैम। ओके, ग्रेट। सो ये थे सारे हमारे क्वेश्चंस एंड आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से आंसर कर दिया, जिसके लिए हमारे पास एक छोटा सा हैम्पर है यहाँ पे आपका मुंह मीठा भी करने के लिए, बिकॉज दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन एंड आई होप आप यू हैव अ स्वीट टूथ, बहुत मीठा है इसमें। थैंक यू। आप नीचे रख सकते हो। बिफोर वी रैप अप ऑल ऑफ दिस, एक रिक्वेस्ट करूँगी मैं आपको, इज टू गिव अ मैसेज टू ऑल आवर एस्पिरेंट्स जो शायद बैंकिंग एग्जाम्स की ही तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम्स की भी, एक मैसेज जो आप उन सबको देना चाहो उनकी तैयारी के बारे में। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिएगा कभी भी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो।
दो वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला है बिलीव, वो खुद पर रखिए, और दूसरा इग्नोर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में जिस पर आपको बहुत बिलीव करना होगा। हो सकता है उसके लिए रीज़न ना हो आपके पास, लेकिन बिलीव करिएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए आपके पास बहुत रीज़न होगा उसको सोचने का, बट आप उसको इग्नोर कर जाइएगा उस वक्त के लिए। ये दो वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी हार मत मानिएगा। चीज़ें बहुत बहुत बुरी होंगी, और अपनी स्ट्रगल को कभी बहुत मतलब उसकी बहुत बखान नहीं करना चाहिए। स्ट्रगल सबके लाइफ में है, स्ट्रगल सब लोग कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। और उन्हीं स्ट्रगल करने वाले लोगों में से बहुत बड़े बड़े लोग निकल कर आए हैं। आप उनको देखिए, कंपेयर मत करिए खुद को, क्योंकि हमेशा आपसे ऊपर कोई होगा ही, आप चाहे जितने ऊपर चले जाएं, और आपसे नीचे ही बहुत लोग हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि खुद को यूनिक मानिए, आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, इस बात को याद रखिएगा। थैंक यू। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज दे दिया अनु ने, और अब जब उन्होंने बोल ही दिया है कि आप अपने लाइफ के खुद के हीरो हो, तो हीरो वाली एंट्री हुई है, एंड अब हीरो वाली एग्जिट भी हमें करना होगा, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एपिसोड। थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पे आए बैंगलोर में, एंड यू जॉइंड अस फॉर दिस सेशन, एंड आपने बहुत कुछ शेयर किया, आपने अपने बारे में भी बहुत कुछ हमें बताया। एंड एज आई सेड बिफोर, कैसा लगा बाय द वे आपको बैंगलोर? पहली बार है आपकी यहाँ पे? मेरा पहली बार ही है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मीटिंग द टीम, कमिंग टू अस? बहुत अच्छा रहा मैम। कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। खासकर ये मतलब बातचीत करके मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। चलिए, वही तो खासियत है हमारी। इट्स ग्रेट कि आपको इतना अच्छा लगा यहाँ आके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एंड जैसे कि मैंने कहा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई एम श्योर दैट देयर इज अ लॉट दैट यू विल बी डूइंग नाउ, एंड आई होप किसी दिन मैं भी आपके ब्रांच में आ जाऊँ तो मेरा भी हेल्प हो जाए। बिल्कुल। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि उन्होंने कहा, माहौल आपको अपने अंदर बनाना पड़ता है। एंड ऑन दैट नोट, all of you take care, and we'll see you in the next episode of Chamomile Tea with Toppers. Until then, stay subscribed and keep watching. Thank you.